हाय प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपका फिर से एक बार HG बिजनेस लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है आप लोग के लिए। हर बड़ी कामयाबी के लिए जीवन में छोटे छोटे पहलू बड़ी मायने रखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि हर कामयाबी में छोटे छोटे बिंदु से ही मिल करके बड़ी कामयाबी का इतिहास रचा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, पिछले वीडियो की अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करें तो पिछले वीडियो में भी हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ा गया था। इस वीडियो में भी हम लोग टेंस इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो उससे शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों चलिए देखिए टेंस इंट्रोडक्शन में क्या है। टेंस हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ा गया था। इस वीडियो में भी हम लोग टेंस ही पढ़ेंगे। टेंस के बारे में ही अभी पढ़ेंगे, अभी उसके पार्ट्स के बारे में पार्ट्स में नहीं पढ़ेंगे। तो टेंस अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, टेंस लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। किसके? लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मीन्स होता है क्या? टाइम। क्या होता है? टाइम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, टेंस जो है लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? टाइम। अब यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, टेंस और टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, टेंस और टाइम टेंस व टाइम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? जो अगर टाइम की बात करेंगे, टाइम नेचुरल कॉन्सेप्ट को बयां करता है, और अगर इसको बात करेंगे, किसको? टाइम की बात कर लिया गया। टेंस की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो टेंस जो होता है ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? ये अगर आपको अंग्रेजी अध्ययन हेतु अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो ये आपको टेंस जानना बहुत जरूरी है। तो टेंस क्या होता है और टाइम क्या होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये टेंस क्या है, टाइम क्या है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अभी इसका क्या है यहाँ पे हम डाल दें। टाइम एक प्रकार का नेचुरल कॉन्सेप्ट है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है। टेंस अंग्रेजी अध्ययन हेतु एक प्रकार का ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब ये ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कैसे? यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं, जैसे नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल कॉन्सेप्ट से मतलब जैसे आपको पता होगा कि समय जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन सा? आपको प्रेजेंट में देखने को मिलता होगा, पास्ट में देखने को मिलता होगा, फ्यूचर में देखने को मिलता होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात करेंगे। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, पास्ट मीन्स होता है भूत, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य।
अगर ये बात करेंगे प्रेजेंट, वर्तमान, भूत और भविष्य, ये नेचुरल कॉन्सेप्ट हैं, ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं कि जो चीजें अभी चल रही हैं वो मेरा वर्तमान होगा, जो चीजें बीत गई वो मेरा क्या है, भूत होगा, जो चीजें आने वाली हैं वो मेरा क्या होगा, भविष्य है। तो ये हो गया टाइम, एक प्रकार का क्या है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर लें टेंस, अंग्रेजी अध्ययन है तो एक प्रकार का ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे तो जैसे I do my work, I did my work, I have done my work, I will, yeah, I shall. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको सेम सेंटेंस देखने को लगभग मिल रहा होगा, बट उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। जैसे है आई डू माई वर्क, मैंने अपना कार्य क्या किया, मैंने अपना कार्य किया है, या मैं अपना कार्य क्या करता हूँ, मैं अपना कार्य करता हूँ, मैंने अपना कार्य किया है। आई हैव डन माई, मैंने अपना कार्य पूरा किया है। ठीक, आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना कार्य क्या करूँगा, करूँगा। अब यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि आपको देखिएगा, एक यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अलग अलग देखिएगा क्या है, अलग अलग टाइप आपको देखने को मिल रहे होंगे कि मतलब क्या है, वही कार्य को अलग अलग टाइम से प्रदर्शित किया जा रहा है। डू हमारा प्रेजेंट को, डिड हमारा पास्ट को, हैव हमारा किसको, प्रेजेंट को ही कर रहा है कि प्रेजेंट में मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, और शैल हमारा जो आया है ये हमारा फ्यूचर को बता रहा है। तो ये टाइम को बयां कर रहा है, और टाइम के साथ साथ ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है कि मतलब कहाँ डू, डीड, डन, हैज, हैव, ये कहाँ कैसे कैसे ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रामेटिकल। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए आपसे फिर कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज टेंस, अगर बात क्वेश्चन पे आती है, फिर आपसे कोई पूछ लेता है, चलिए इतना जानने के बाद फिर मैं आपसे ही पूछता हूं व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस। चलिए मेरा क्वेश्चन है आप ही लोग से, व्हाट इज टेंस, तो क्या बोलेंगे, तो देखिएगा। तो अगर इसका आंसर आप ये भी दे सकते हैं, टेंस और टाइम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टाइम एक प्रकार का नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टेंस अंग्रेजी अध्ययन है एक प्रकार का क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा आप डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज ए करिएगा, इट इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, दूसरा है इट टेल्स अस टाइम एंड टाइप ऑफ एन एक्शन। ठीक, अब यहां ध्यान रखिएगा क्या है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब ये क्या है, क्रिया का एक प्रकार है। इट टेल्स अस टाइम, ये हमें क्या बताती है, समय बताती है। टाइप ऑफ एन एक्शन, मतलब ये क्या है, क्रिया का एक्शन, क्रिया के एक्शन का एक प्रकार को भी ये क्या करती है, बयां करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कहने का मतलब इट टेल्स अस टाइम, जैसे यहाँ आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना कार्य किया। आई हैव, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे डू, डिड, दो वर्ड आए हैं ना, डू, अब डू क्या बयां कर रहा है, वर्तमान, मतलब ये वर्तमान मतलब प्रेजेंट को बयां कर रहा है, जो क्या है, टाइम, वर्तमान एक समय है। और डिड भी क्या है, एक प्रकार का समय, मतलब ये क्या कर रहा है, टाइम को बयां कर रहा है। फिर क्या है, टाइप ऑफ एन एक्शन,
मतलब क्रिया की एक्शन का मतलब आई डू, मैं अपना कार्य करता हूं और मैंने अपना कार्य किया। अब देखिए एक्शन का समय क्या है, मतलब एक चला गया, पास्ट में बात किया जा रहा है, और एक को किसको, वर्तमान में, मतलब ये एक्शन बताएगा भी कि आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं कि आप प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं, और कौन कार्य कर रहा है इस एक्शन को भी कौन बताता है, टाइम और टाइप बताते हैं। ठीक, तो आगे चलिए प्यारे बच्चों, ये टाइम और इसकी अगर इसको बात करेंगे तो आगे इसको देखा जाता है। तो टाइम की अगर बात कर लिया जाए तो इसको एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। टेंस जो है लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, टाइम। टेंस और टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टाइम एक प्रकार का नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टेंस अंग्रेजी अध्ययन हेतु एक प्रकार का ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब टाइम एक प्रकार का क्या है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस अंग्रेजी अध्ययन हेतु एक प्रकार का क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब कोई आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, तो आप ऊपर का भी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, या पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था वो भी आप बता सकते हैं, इस वीडियो में भी जो बता रहा हूं ये भी कर सकते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, ये क्या है, क्रिया का एक रूप है। इट टेल्स सच टाइम एंड टाइप ऑफ एन एक्शन, ये हमें टाइम बताती है, और टाइप ऑफ एक्शन मतलब एक्शन के प्रकार को भी क्या करती है, ये बताती है। तो ये बता सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है, ये भी है। देखिएगा पिछले वीडियो में और इस वीडियो में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ज्यादा अंतर भी है। दोनों वीडियो को आप लिख करके मैच करिएगा, देखिएगा कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। और अभी मैं क्या है, अभी मैं टेंस के बारे में मतलब मैं बता रहा हूं। अभी पिछले वीडियो में मैंने टेंस के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, इस वीडियो में भी मैं टेंस के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही बात करूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अगर बेसिक समझ लेते हैं प्यारे बच्चों तो आगे की कॉन्सेप्ट आपको समझने में नहीं दिक्कत है। आगे की कॉन्सेप्ट हर किताब में अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हर किताब में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका था। तो हम अब टाइमलाइन बेस पे हम बताते हैं आपको टाइम क्या है और टाइप क्या है, हम टाइमलाइन बेस पे बताते हैं। तो आपका ये हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम टेंस के टाइम को, टेंस के टाइप को हम टाइमलाइन बेस पे बताते हैं क्या है। टेंस को अगर टाइम बेस पे अगर बात करेंगे, इस पे टाइम बेस पे, टाइम को टाइम बेस पे हम टाइमलाइन एक बनाते हैं। जैसे ये कोई टाइमलाइन है जिसमें हम एक प्रेजेंट की बात करते हैं, एक पॉइंट हम प्रेजेंट ले लेते हैं, और प्रेजेंट से पहले जो कार्य हुआ रहेगा प्यारे बच्चों वो हमारा क्या कहा जाएगा, जो कार्य हो चुका है वो हो जाएगा हमारा पास्ट, जो उसके आगे होने वाला रहेगा वो हमारा हो जाएगा क्या, फ्यूचर। मतलब अगर टेंस को टाइमलाइन बेस पे भी अगर देखोगे, डिवाइड करोगे, तो टाइम बेस पे मैंने बताया है ना, टेंस 3 टाइप के होते हैं और नेचुरल कॉन्सेप्ट हैं जो प्रकृति के द्वारा ही स्थापित है, बस उसका नामकरण कर दिया गया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये है टाइमलाइन बेस पे है। फिर आगे देखेंगे, अगर टेंस को अगर प्यारे बच्चों फिर देखा जाएगा किसके बेस पे, टेंस को अगर हम देखेंगे किसके, टाइप के बेस पे। टाइप के बेस पे अगर बात करेंगे तो पहला टाइप में हमारा आता है इंडेफिनिट। क्या आता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट जो होता है प्यारे बच्चों ये रेगुलर एक्शन को क्या करती है, बताती है। रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन मतलब क्या है, रेगुलर एक्शन मतलब जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो एक दिन नहीं पढ़ाता हूं, मैं डेली बाय डेली करता हूं, तो ये रेगुलर एक्शन है। वह खाना खाती है, एक दिन खाती है कि डेली खाती है, आप बताइए, तो डेली खाती है, तो ये रेगुलर एक्शन। मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो ये इंडेफिनिट जो होती है ये रेगुलर एक्शन बताती है, और साथ में सिंगल टाइम एक्शन, सिंगल टाइम एक्शंस,
सिंगल टाइम एक्शंस की बात करेंगे। सिंगल टाइम एक्शन जैसे वह मुझे कल मिला था, अगर बात कर लिया जाए, ऐसे टाइमलाइन एक बना लेते हैं। जैसे ये आपको पता है ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ठीक। वह कल मुझे मिला था, कल मिला था ना, कल मुझे मिला था तो कितनी बार मिला होगा? एक ही बार ना। तो ये सिंगल टाइम एक्शन अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो सिंगल टाइम एक्शन जो होता है इंडेफिनिट टेंस में, सिंगल टाइम जो एक्शन आता है वो किसको बयां करता है? पास्ट को, और किसको? फ्यूचर को भी बयां करता है। कैसे? फ्यूचर का भी देख लीजिए। वह खाना खाएगी, वह खाना खाएगी, खाना खाएगी ना। अभी मतलब जब वो खाना खाएगी तो एक ही बार खाएगी, कि बार बार मतलब वो जब खाना खाने बैठेगी लगातार करेगी नहीं, एक ही बार खाएगी। तो एक बार की यहाँ बात किया जा रहा है, वो खाना खाएगी। पास्ट में भी किसी से मुलाकात आपकी हुई है, कुछ भी हुआ, एक ही बार आपको। और रेगुलर एक्शन जो होता है वह है स्कूल जाती है। स्कूल जाना एक दिन का कार्य नहीं होता है, स्कूल जाना प्रतिदिन का कार्य होता है। रेगुलर एक्शन ये बताती है कि वह स्कूल जाती है। तो ये प्रेजेंट जो होता है प्यारे बच्चों रेगुलर एक्शन बताता है। और सिंगल टाइम एक्शन की बात करेंगे तो इंडेफिनिट में सिंगल टाइम एक्शन पास्ट और फ्यूचर क्या करते हैं? सिंगल टाइम एक्शन को बयां करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट की बात हो गई। फिर हम प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट आता है मेरा टाइप में, कौन सा आता है? टाइप में दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस इसके में होता है प्यारे बच्चों लगातार, ठीक। अब इसमें जो आता है प्यारे बच्चों, इसमें ऑनगोइंग एक्शन आता है। क्या? ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शंस। ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब जारी, एक्शन मतलब क्रिया, जारी क्रिया आती है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं। अब यहां देखिए पढ़ा रहा हूं, कर रहा हूं ना, मेरा कार्य क्या है? जारी है। तो ये जो जारी होता है ऑनगोइंग, मतलब मेरा कार्य कैसा है? ऑनगोइंग मतलब जारी है। तो ये जारी क्रिया है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे जो कार्य अगर आप कभी कर रहे हैं, उस समय आपसे पूछ ले कोई ये कौन सा टेंस के टाइप में ये कौन सा टाइप है, तो कंटिन्यूअस टाइप होता है। तो ये हमारा ऑनगोइंग एक्शन किसको बताती है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इसमें कभी भी कार्य का पूर्ण होना नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, या प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये ऑनगोइंग एक्शन दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसी पे कह दूं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मतलब ये प्यारे बच्चों पास्ट में मैं ये कार्य क्या कर रहा था? कर रहा था। और जिसको मैंने क्या किया, अब कार्य को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक, ठीक है ना। अगर मान लीजिए, और मान लीजिए फ्यूचर की अगर बात कर लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, ठीक, ऑनगोइंग एक्शन, पढ़ा रहा हूंगा, मतलब ये कार्य मेरा क्या रहेगा? निरंतर चलता रहेगा। तो ये क्या करता है? ऑनगोइंग एक्शन को भी क्या करता है? बयां करता है। तो ये कंटिन्यूअस हो गया। अगर तीसरे की बात कर लिया जाए प्यारे बच्चों, तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है। ये कंप्लीट एक्शन को बताता है। किसको? कंप्लीट, कंप्लीट एक्शंस, कंप्लीट एक्शंस। ये ध्यान दीजिएगा, यहां इसमें तो टाइमलाइन आपको देना ही होगा। जैसे प्यारे बच्चों मैं खाना खा चुका हूं, अगर मैं कह रहा हूं आपसे मैं खाना खा चुका हूं, खाना खा चुका हूं मतलब इसमें क्या हो रहा है? मेरा खाने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। इससे पता चल रहा है कि मेरा कार्य क्या हो गया? पूर्ण हो चुका है, ठीक। तो मेरा कार्य कैसा है? पूर्ण हो चुका है। अब यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे एक चीज है, मैं खाना खा चुका था बोलूं,
चुका था, तो इससे आप कहेंगे कि ये तो पास्ट में बात किया जा रहा है। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि मैं खाना खा चुका था। जैसे मान लीजिए आप कल किसी शादी में गए थे और शादी में गए, वहां शादी में अचानक बारिश आ जाती है। बारिश आने के बाद कुछ लोग उसमें खाना खाए हुए रहते हैं, कुछ लोग खाना नहीं खाए हुए रहते हैं। तो आपसे आपका मित्र मिलता है, पूछता है भैया खाना खाइए रहा कि नहीं, तो आप वहां क्या कहेंगे? मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। मतलब वो शादी के टाइम पे आप वहां जो बातें की जा रही हैं वो किसकी बातें की जा रही हैं? पास्ट में बातें की जा रही हैं, क्योंकि शादी आप आगे समय जाकर के बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में जाकर के किसकी बातें कर रहे हैं? शादी की बात कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। प्रेजेंट में क्या है? मैं खाना खा चुका हूं, मतलब अभी कार्य क्या हुआ है? थोड़ी देर पहले ही आसपास, मतलब प्रेजेंट में आसपास के करीब में समय क्या हुआ है? अभी समाप्त हुआ है कि मैं खाना खा चुका हूं। या फ्यूचर में बात कर लीजिए, मैं खाना खा चुका हूंगा, मतलब कोई एक समय निर्धारित है 2 बजे कि मैं उस समय क्या करूंगा? खाना खा चुका हूंगा। तो ये हमारा क्या होता है? फ्यूचर को बयां करता है। तो मतलब जो भी है, अगर परफेक्ट में कोई भी अगर सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, वो कंप्लीट एक्शंस को ही क्या करते हैं? बयां करते हैं। चाहे वो पास्ट परफेक्ट रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट रहे, या फ्यूचर परफेक्ट रहे, ये तीनों कंप्लीट एक्शन को ही क्या करते हैं प्यारे बच्चों? बताते हैं। अब इसके बाद आता है प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, पार्शली कंप्लीट एक्शन। पार्शली मीन्स क्या होता है? ALY होता है। पार्शली, PARTI नहीं, सॉरी, LLY होता है। पार्शली कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन। पार्शली कंप्लीट एक्शन, पार्शली कंप्लीट एक्शन की अगर बात करेंगे, पार्शली मतलब होता है थोड़ा, कंप्लीट मतलब पूर्ण, एक्शन मतलब क्या होता है? क्रिया, ठीक है ना? एक्शंस की बात करता है पार्शली कंप्लीट एक्शन। जैसे कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है कि अगर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोई भी, मैं मान लीजिए यहां है ना, मैं 1 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अभी मान लीजिए प्यारे बच्चों, अभी मान लीजिए, जैसे कहने का मतलब है, अभी देखिए, अगर मान लीजिए वॉच है मेरा, कितना बज रहा है? 10:20 हो रही है। मैं कह दूं मैं 10 बजे से क्या कर रहा हूं? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कोई टाइमलाइन बना दीजिए, ठीक है ना? यहाँ कितना बजा दीजिए? 11 बजा दीजिए। और कितना बज रहा है? 10:20 हो रही है। मतलब मैं यहां से कहां पहुंच गया हूं? मैं यहां पे पहुंच गया हूं। समय ध्यान दीजिएगा कि अब यहां मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कितना बज रहा है? 10:20 हो गया। तो मतलब अगर इतनी समय की अगर बात करेंगे आप प्यारे बच्चों, ये हमारी समय क्या होती है? इतना समय हमारी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। कितना? कंप्लीट हो गई है ना? इतना समय हमारा कंप्लीट हो गई है। तो मतलब यही कह रहा है पार्शली कंप्लीट एक्शन, मतलब थोड़ा सा कंप्लीट की बात करता है और कुछ अधूरा सा रहता है। मतलब मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अभी कब तक पढ़ाऊंगा मुझे नहीं पता, ठीक, लेकिन मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ कुछ एक्शंस मेरे क्या हैं? कंप्लीट हैं। और अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी कुछ एक्शंस मेरे क्या हैं? अधूरे पाए जाएंगे। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? पार्शली कंप्लीट एक्शन को बयां करता है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, शुरू से मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, टेंस जो होता है प्यारे बच्चों, टेंस और टाइम 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। टाइम जो होता है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, और टेंस जो होता है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो टाइम के बेस पे अगर टाइप देखेंगे टेंस के, तो 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं। और अगर टेंस को टाइप बेस पे अगर बात करेंगे तो 4 टाइप के होते हैं। कौन सा? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 टाइप के होते हैं। किसके बेस पे? टाइप के बेस पे अगर बात करेंगे, ग्रामेटिकल बेस पे।
ठीक है ना। सीधे टाइप मीन्स कह सकते हैं। ग्रामेटिकल बेस पे अगर बात करेंगे तो कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप का। तो जिसमें इंडिफिनिट में रेगुलर एक्शन और सिंगल टाइम एक्शन बयां होता है, कंटिन्यूअस में ऑनगोइंग एक्शन होता है, परफेक्ट में कंप्लीट एक्शन देखने को मिलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में पार्शली कंप्लीट एक्शन देखने को मिलते हैं। जिसका मैंने प्यारे बच्चों सारी चीजें डिफाइन मैंने कर दिया है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बताते हैं कि बच्चे कहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन उनकी क्या रहती है, उस कंफ्यूजन के बारे में हम बात करते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका था। अब हम बताते हैं जो बच्चे कहाँ कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी देखिए टेंस और सेंटेंस सुनने में एक समान नजर आ रहा होगा आपको, लगभग में। बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है। तो सेंटेंस जो होता है वो प्यारे बच्चों, वो एक सेंटेंस का जो अर्थ होता है वो वाक्य होता है। टेंस का जो अर्थ होता है आपको पता ही चल गया टेंस का क्या अर्थ है, टेंस के बारे में। तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस, तो ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब का मिश्रण होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब से मिल करके किसका निर्माण होता है, सेंटेंस। तो अगर बात करेंगे सेंटेंस वर्सेज किसकी बात कर लीजिए, टेंस का। सेंटेंस वर्सेज टेंस की बात कर लीजिए तो सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, टेंस मीन्स काल या समय होती है। तो सॉरी, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक था। सेंटेंस, वही देखिए अभी देखने में सेंटेंस 2 बार लिख दिए थे उसी वाक्य को, सेंटेंस vs टेंस। अब यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस, अगर सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस जो होता है प्यारे बच्चों, वो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, मिश्रण होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके क्या करते हैं, सेंटेंस का, वाक्य का निर्माण करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो कर्ता क्रिया। अब कर्ता भी, यहाँ क्रिया की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, क्रिया 2 टाइप की होती हैं। क्रिया 2 चीजें बयां करती है, एक किसको, एक्शन को बयां करती है, और दूसरा क्रिया किसको बयां करती है, स्टेट। ठीक, एक्शन क्रिया मतलब जो ये करेगा, ठीक है ना, जो करेगा सब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, एक्शन, मतलब एक्शन पे पता चलेगा। और कौन क्या कर रहा है, एक तरह स्थिति कैसे कर रहा है, क्या है स्थिति के बारे में वो कौन बताएगा, वो भी सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट के बिना, एक तरह सब्जेक्ट वर्ब के बिना अधूरा है, वर्ब सब्जेक्ट के बिना अधूरा है। बिना सब्जेक्ट के क्रिया का कोई अपना, एक समझ लीजिए कोई वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता है क्रिया के बिना। अब क्रिया कोई भी वाक्य में, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के बिना कोई वाक्य संपूर्ण नहीं हो सकती, कोई वाक्य क्रिया के बिना संपूर्ण नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी है। और एक चीज और प्यारे बच्चे इसमें बता दें आपको, वर्ब की अगर बात करेंगे तो वर्ब 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कौन सा, एचवी, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है एमवी। 2 होते हैं, एचवी और एमवी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। जैसे एक चीज और होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल मैं कॉमन ही रख रहा हूं, आई डू माई वर्क। I am playing cricket। चलिए, I do my work, मैंने अपना कार्य किया। I am playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब यहाँ ध्यान रख दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रहा होगा। और इसमें क्या है, आपको देखिएगा एम आपको दिख रहा है, एक प्रकार का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ मेन वर्ब भी आपको देखने को मिल रहा होगा, प्ले। प्ले क्या है, एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो टेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों, टेंस में आपको एमवी तो कंप्लीट, मतलब मेन रूप से आपको एमवी ही देखने को मिलेगी। एचवी
कभी कभी देखने को भी किसी सेंटेंस में देखने को भी मिल सकती है, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं भी मिल सकती है। लेकिन मेन वर्ब जो होता है वो आपको प्रत्येक सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा तब भी उसमें मेन वर्ब का वर्णन आएगा, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा उसमें भी मेन वर्ब का वर्णन आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर वर्ब मैंने पढ़ाया था, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, प्यारे बच्चों मैंने वर्ब में पढ़ाया था, लेकिन मैं एक बार फिर ऐसे शॉर्टकट में मैं बता देता हूं फिर आपको कि वर्ब के दो टाइप थे। कौन कौन सा, एक हेल्पिंग वर्ब और एक कौन था, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का था। कौन कौन सा, एक प्राइमरी होती है, प्राइमरी एक्सिलरी, और दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी, ठीक है ना, मॉडल एक्सिलरी। और मेन वर्ब की अगर बात कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो मेन वर्ब की बात कर लीजिए तो मेन वर्ब कितने टाइप के होते हैं मुख्य। तो आपको मेन वर्ब में पहला मिलेगा वी फर्स्ट, अगर देखने को मिलता है तो वी फर्स्ट में मान लीजिए कोई ले लीजिए, जैसे कम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कम आपको कहाँ देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, या कम ले लीजिए, या आपको यहाँ गो ले लीजिए। अच्छा चलिए गो मैं बताता हूँ, क्योंकि गो थोड़ा इजी है, गो वेंट गॉन देखने को मिलेंगे। तो वी फर्स्ट में आप गो लेते हैं जो आपको प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टेंस में आपको गो ही देखने को मिलेगा लगभग में। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिलेंगे गो वी फर्स्ट के रूप में। अगर इसी के जगह पे प्यारे बच्चों V2 कर दिया जाए तो V2 में आ जाएगा क्या, वेंट आ जाएगा, जो वेंट में क्या आ जाएगा, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट में देखने को मिलेगा। और V3 का जो पार्ट होता है वो होता है गॉन होता है, जो आपको प्यारे बच्चों ये परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है। किसमें, परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर एमवी का आज तक फॉर्म नहीं जानते थे तो ये ध्यान रखिएगा, तो बी फर्स्ट जो होता है, क्रिया का पहला रूप जो होता है उसे प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, क्रिया का दूसरा जो रूप होता है उसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, क्रिया का जो तीसरा फॉर्म होता है उसे परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, और चौथा अगर बात करेंगे, क्रिया का चौथा रूप जो होता है इसको क्या, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, मतलब अगर इसका गो का देखेंगे तो ये हो जाता है क्या, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक। इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। अगर B5 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो B5 भी जो होता है वी फर्स्ट प्लस में यस या ईएस, मतलब क्रिया के पहली अवस्था में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ कर लीजिए गोज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा गोज, ठीक। तो ये मतलब क्रिया में यस या ईएस अगर कहीं लगता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, क्रिया में यस या ईएस लगाई जाती है, ठीक। तो ये गोज होता है, तो इसको B5 का रूप बोला जाता है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वहां देखने को। तो ये क्रिया का एमवी का रूप है। और प्राइमरी एक्सिलरी की बात कर लीजिए, तो प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत प्यारे बच्चों 3 रूप देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत बी, डू और हैव, ये 3। बी जो होता है बेस फॉर्म होती है, बी बेस फॉर्म है जो आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेगा। तो बी बेस फॉर्म के अंतर्गत जो आता है प्यारे बच्चों, ये आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टोटली कंसंट्रेशन आप यहीं पे रखिएगा।
फुल्ली अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखिएगा, शायद आगे टेंस के आगे हेल्पिंग वर्ब के कुछ पार्ट्स आपको यही समझ में आ जाएंगे। तो यहां ध्यान रखिएगा, इज एम आर ये कौन सा है, बी वर्ब्स हैं। बी वर्ब्स के अंतर्गत इज एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग ये आपको देखने को मिलेगा। तो इज एम आर जो आपको देखने को मिलेगा, इज एम आर कहीं भी अगर प्यारे बच्चों आता है तो उसके साथ क्रिया का पहला रूप आएगा और जिसमें क्या जुड़ा रहेगा, आईएनजी। अगर इज एम आर, वाज, वेयर ये दोनों, ठीक, ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन सा, ये दोनों, तो ये किस रूप में देखने को मिलेंगे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके साथ क्रिया का पहले रूप, पहले फॉर्म में आईएनजी रूप ही आएगा, ठीक है ना। और अगर बीन और बीइंग कहीं देखने को मिल रहा है तो बीन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको बीन और बीइंग अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो इसके साथ क्रिया का तीसरा रूप आएगा और ये कहाँ देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा। किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ये ध्यान रखिएगा कि बीन और बीइंग के साथ क्रिया का हमेशा क्या आएगा, तीसरा रूप आएगा। इज एम आर, वाज, वेयर के साथ क्रिया के पहली अवस्था में आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी, कहीं भी किसी भी रूप में कहीं सेंटेंस आपको देखने को मिलती है तो ये ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, चलिए अच्छा। अब यहां देखिएगा, डू को देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। डू के अंतर्गत डज, डू, डज और डिड आते हैं। क्या आता है, डू, डज और डिड आता है। इसके साथ क्रिया का हमेशा पहला अवस्था ही प्रयोग किया जाता है। कौन सा रूप, क्रिया का पहला अवस्था ही प्रयोग किया जाता है। एक कॉमन चीजें और है प्यारे बच्चों, इसका जो नोट है ध्यान रखिएगा कि डू डज जो होता है, डू और डज, डू और डज जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। किसमें, सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलेगा, ठीक। और ये पहला था। दूसरा डिड, डिड जो है प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसमें, के निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखने को क्या होगा, मिलेगा। इस लाइन को आप सेम वही कॉपी कर लीजिएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगा। कौन, डू डज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखने को मिलेगा और डिड जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये डू डज का था। हैव का ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। हैव जो होता है, हैव के अंतर्गत जो होते हैं, हैव के अंतर्गत हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड आते हैं। तो ये आपको इसके साथ क्रिया का हमेशा तीसरा रूप देखने को मिलेगा और ये आपको किस में मिलेंगे, परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेंगे, ठीक। परफेक्ट में भी हैज, हैव देखने को मिलेगा, हैड देखने को मिलेगा और आपको फ्यूचर में भी कहीं इसका पार्ट मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जहां भी मिलता है हैज, हैव अगर कहीं मिलते हैं तो उसके साथ क्रिया का तीसरा रूप ही मिलेगा। तो ये परफेक्ट में हमेशा तीसरा रूप ही प्रयोग की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये
पर ये आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में क्रिया का तीसरा रूप ही मिलेगा, और जो भी है कर्ता के अनुसार या टेंस के अनुसार हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है। ये हमारा प्राइमरी एक्सिलरी था प्यारे बच्चों। प्राइमरी एक्सिलरी होता है तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या है, इसके बाद मॉडल एक्सिलरी की बात करते हैं। तो ये आपको बताए हैं ये किस में आएगा, परफेक्ट में आएगा। परफेक्ट में ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका प्यारे बच्चों था कि आपका ये हो गया। और ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी एक्सिलरी होती है ये आपका एचबी, ये एचबी का भी कार्य करती है और कभी कभी ये एमबी का भी कार्य करती है। मतलब ये प्राइमरी एक्सिलरी जो होती है प्यारे बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है और ये मेन वर्ब का भी कार्य करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ प्यारे बच्चों अभी एक और मतलब ये आपका हो गया ना कि हैव जो था, हैज, हैव, हैड के साथ वी थर्ड, ये परफेक्ट टेंस होता है। बाकी सारी चीजें बची है हमारी मॉडल एक्सिलरी। तो मॉडल एक्सिलरी की अगर बात कर लीजिए, मॉडल एक्सिलरी की बात करेंगे तो मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, मतलब बहुत सारे हैं प्यारे बच्चों, कई ठीक हैं, आपको वर्ब में बताए गए हैं और उसमें देख लीजिएगा। फिर आगे मेनली हमें मतलब है किससे, शैल और विल से मतलब है। शैल और विल, शैल और विल के कैसे हैं, कहाँ पढ़ाए जाते हैं, वो आपको फ्यूचर में मिलेंगे। शैल और विल मॉडल एक्सिलरी हैं। तो मॉडल, ये दो मॉडल एक्सिलरी का टेंस में यूज किया जाता है। तो इसमें किसके अंतर्गत, वो भी किस टेंस में, ये जो आपको इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है, इसमें सिर्फ मात्र दो मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है। बाकी मॉडल एक्सिलरी इस टेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये आपका था प्यारे बच्चों कि सेंटेंस व टेंस में क्या अंतर होते हैं। सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट और क्या होता है, वर्ब का रूप होता है। ठीक, इसी से मिलकर के सेंटेंस बनता है। और टेंस क्या होता है, एक प्रकार का सेंटेंस होता है, मतलब सेंटेंस का रूप होता है। तो ये वर्ब देखिएगा, वर्ब क्या है, वर्ब के बारे में बता दूं। वर्ब दो पार्ट होते हैं, एचवी और एमवी। एमवी के 5 रूप होते हैं, कैसे होते हैं ये भी यहाँ है। और हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। तो प्राइमरी एक्सिलरी देखिएगा, ये एचवी का रूप होता है और एमवी का भी रूप होता है। प्राइमरी एक्सिलरी 3 पार्ट में डिवाइड है, बी, डू और हैव। बी, डू, हैव क्या है, एक बेस फॉर्म होती है जो डिक्शनरी में आपको देखने को मिलेगा। बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग आते हैं। डू के अंतर्गत डू, डज, डिड आते हैं। हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर कहीं भी अगर हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलती है तो उसके साथ क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जुड़ा हुआ मिलेगा। बीन और बीइंग कहीं देखने को मिलता है तो इसके साथ क्रिया की तीसरी अवस्था देखने को मिलेगी जो आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिल सकती है। डू के अंतर्गत डू, डज, डिड आते हैं। डू और डज जो होता है कहीं आता है तो उसके साथ क्रिया की पहली अवस्था आएगी। डिड भी अगर कहीं आता है तो उसके साथ क्रिया की पहली अवस्था आएगी। तो डू और डज जो होता है, इसमें नोट है, डू और डज के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाता है। और डिड का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। हैज, हैव, हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आते हैं जो उसके साथ क्रिया की तीसरी अवस्था आएगी जो परफेक्ट टेंस में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये आपका बेस था प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ते, अगला जो रहेगा, अब टेंस का देखिएगा। 2 वीडियो में मैंने पूरी तरह से बेस दे दिया है। अब आप बेस अपना कंप्लीट इतना करके अच्छे से ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो अब हम लोग इसके क्या टाइप के बारे में पढ़ेंगे। टाइप के बारे में आगे पहला हम लोग का आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आगे ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से इसको प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको डाउट रहता है तो उसको कमेंट में जरूर भेजिएगा, उस कमेंट का मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आप पेज को मतलब जो भी है मेरे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत,
एच.जी. विनय सर लर्निंग सेंटर में आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ।